बहुत हो गए मेरे सवाल और अब व्यूवर्स के सवाल वो जो देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। और एक व्यूवर है, नाम नहीं लिखा और जगह भी नाम जगह है, सवाल इंटरेस्टिंग है, शामिल करते हैं। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं उसको अगर आप कंपेयर करें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले के हालात से, तो वो उसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। जिस तरह नेशनलिज्म राइज पर है, पॉपुलिज्म राइज पर है, राइट विंग गवर्नमेंट दुनिया भर में इस वक्त बन रही है और वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो ऑन द डिक्लाइन है, जिस तरह आपने लास्ट टाइम बताया था। और डिक्टेटर्स भी काफी ज्यादा तादाद में इस वक्त दुनिया में है और यूएन जो है ऑलमोस्ट वो टूथलेस इदारा है इस वक्त। और इसके अलावा इकोनॉमिक बबल जो है यूएस इकोनॉमी का, वो तकरीबन बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि ये बस्ट होने के करीब है। और ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बहुत ज्यादा है, गजा का है, यूक्रेन का है, साउथ चाइना सी में टेंशन है और इवन अब चाइना जो है वो साउथ अमेरिका पहुंच गया है, तो उधर काफी टेंशन है। तो ऐसे में अगर कोई ग्लोबल ट्रिगरिंग इवेंट हो जाता है या कोई मिसकैलकुलेशन किसी और फैक्टर्स की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट हो सकती है या उसका कोई चांसेस ज्यादा हैं? जी थैंक यू। अर्ज़ ये है कि ये बात जो आपने की ना वर्ल्ड वॉर 3 या न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन, ये बात तो हो रही है। ये नहीं है कि ये सवाल आपने कहीं से अपने इमेजिनेशन से निकाला है। हकीकत है कि इसके अंदर टेंशन्स हैं इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। उसकी वजह, मोटी वजह, बाकी बातें आपने की हैं वो सही हैं अपनी जगह पे, मोटी वजह ये है कि एक बाईपोलर वर्ल्ड अब वो मल्टीपोलर बनने जा रहा है और पुराना जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो अमेरिका ने और यूरोप ने बनाया था, वो अब गिर रहा है, वो क्रम्बल कर रहा है। और राइज ऑफ चाइना एंड रशिया तो 4 साल पहले कोई इसको सोच भी नहीं सकता था, 5 साल पहले कि इट वुड बी काउंटेड अमंग्स द ग्रेट पावर्स, बट रशिया इज़ नाउ अगेन पार्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स। तो इसलिए अब वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इकोनॉमिक्स इज़ चेंजिंग, political systems are changing, democracy की notion is changing, authoritarianism is on the rise, और मिडल ईस्ट बहुत बड़ा स्पार्किंग पॉइंट बन चुका है, यूरोप बहुत बड़ा स्पार्किंग पॉइंट बन चुका है, और चाइना किसी स्टेज के अंदर भी ताइवान और साउथ चाइना सी के अंदर बन सकता है। आपने सही कहा ये सारी बातें, मगर क्या विल दिस लीड टू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, विल दिस लीड टू, क्योंकि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अगर 2 जगह पे भी हो गई तो इट विल स्प्रेड आउट एंड क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम। इंडिया पाकिस्तान की अगर न्यूक्लियर जंग हो जाती है तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बिकॉज नाउ द होल अर्थ ग्लोब विल बी अफेक्टेड। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो आई वुड नॉट से, आई वुड कॉल इट अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन। ज़रूरी नहीं है कि सारे मुल्क को, वर्ल्ड वॉर 3 में तो बिल्कुल द होल वर्ल्ड गॉट इन्वॉल्व, तो ये ज़रूरी नहीं कि द होल वर्ल्ड विल गेट इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन, बट द होल वर्ल्ड विल बी अफेक्टेड। ये 2 चीज़ें फ़र्क है। आइए अब आगे के इस वक्त क्या इश्यूज़ हैं। विल देयर बी ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड अमेरिका और रशिया एंड यूरोप एंड यूक्रेन? Will there be a nuclear conflict between America and China in the South China Sea over Taiwan? Will there be a nuclear conflict between India and Pakistan? ये इस वक्त 3 hot spots हैं, and the fourth of course is the Middle East. Iran is trying to make a nuclear bomb. Pakistan has a nuclear bomb. Israel has a nuclear bomb. So the situation is quite tense. Everything is work in motion. तो इस सिलसिले में व्हाट इज़ द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन? अब मैं आपको थोड़ा सा तसल्ली देता हूँ। तसल्ली एक ये है कि चाइना का बिल्कुल किसी सूरत में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ना वो इंडिया के साथ चाहता है, ना वो अमेरिका के साथ चाहता है। उसने जो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी की है इज़ बेस्ड ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। इट्स नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडियल्स और ऑन द आइडियल्स ऑफ वॉर or on the ideals of spheres of influence. और उनका है spheres of security, not spheres of influence. Spheres of influence without controls. Security का जो उनका notion है joint security, not my security and your more and your less. No, joint security, everybody's security. So China is not interested, but it has to maintain a role of a power. And power is military power and economic power. और कौन सा पावर है? वो दोनों डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। वो एक डिटेरेंस है एक किस्म का, बट उनकी फ़लसफ़े के अंदर वॉर इज़ ऑन इम्पीरियलिज्म इज़ नॉट बिल्ट इनटू देयर फिलॉसफी। आइए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ अ डिटेरेंट, इट इज़ नॉट मेंट फॉर एग्रेशन, इट इज़ मेंट फॉर डिफेंस, सो दैट देयर इज़ नो थ्रेट। इंडिया का जो था, दे सेड इट वाज अ स्माइलिंग बुद्धा,
उनका भी यही था कि हमने तो सिर्फ टेस्टिंग की है फॉर पीसफुल पर्पसेस। सो विल दे टेक अ रिस्क एंड एस्केलेट टू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए संदूर 1 के बाद संदूर 2 पे रुका हुआ है सब कुछ। उन्हें पता है कि अगर थोड़ी सी भी अब संदूर 2 किया तो एस्केलेशन ना हो जाए, और अगर एस्केलेशन हो गई तो फिर बहुत ख़तरा होगा। बिकॉज अगर पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो तो यही है कि अगर इफ़ यू ट्राई टू वाइप अस आउट तो वी विल हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स एंड द न्यूक्लियर वेपन इज़ फॉर डिफेंस। तो इंडिया नोज दिस, द वर्ल्ड नोज दिस, ये करने नहीं देंगे इनको, उस स्टेज पे आने नहीं देंगे। आएंगे इधर उधर खेलेंगे पर आएंगे नहीं उस स्टेज पे। तीसरी जगह आप आइए, यूरोप एंड रशिया। यूरोप प्रेशर डाल रहा है और यूक्रेन के साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर कि आप उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दें। रशिया की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो रशिया विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और रशिया, पुतिन ने ये कहा है कि वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स और वी आर ऑन द रेडी। उन्होंने बिकॉज दे रियलाइज कि अगर रशिया को अटैक कर दिया विद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तो बड़ा सीरियस, इट्स लाइक पाकिस्तान को इंडिया अटैक कर देता है। the whole of NATO backed by America and Europe, and तो वो तो फिर obviously it's escalation because Russia तो 2-3 साल हो गए स्लो लैंड फोर्सेस के साथ कर रहा है जो भी कर रहा है। तो इसलिए चांसेस ऑफ अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी नहीं है। तीसरी बात आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसका एजेंडा ये है कि आई एम एंटी वॉर। वो तो उसका तो एजेंडा ये है कि मैं वॉर्स रोकने आया हूँ, नोबेल प्राइज मैंने लेना है एज अ प्रेसिडेंट दैट वांट्स पीस एंड नो वॉर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज रीजंस ऑफ टाइम, थोड़ा नहीं तो मैं इसके ऊपर एक्सपैंड करता, टेंशन ज़रूर रहेंगी, मगर अगर ये किसी न किसी स्टेज पे एक्सेप्टेंस हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स, Israel will not use nuclear weapons, and there will be no attempt by the Arabs and the Muslims to exterminate Israel. So there's no reason why it should use nuclear weapons. तो अगर इसराइल के साथ कोई सेटलमेंट किसी न किसी स्टेज पे हो जाती है तो वो जो एक थ्रेट है ना मिडिल ईस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम बन जाए, दैट कैन ऑल्सो गो, बट वी आर इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं नहीं समझता कि देयर इज दैट देयर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। पॉसिबिलिटी यू कांट रूल इट आउट। बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और गलत फैसले भी हो जाते हैं। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुई थी, एक आर्च बिशप को असैसिनेट कर दिया, ट्रिगर्ड अ वॉर एंड सो ऑन। एंड अगर हिटलर ना होता तो देयर वुडंट हैव बीन अ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो दैट पॉसिबिलिटी कांट बी रूल्ड आउट। बट जो constellation of forces, they are not interested in another war. इस वक्त the war is going to be on the economic front. That's what Donald Trump is trying to do. Economics को इस्तेमाल करके, मगर मैं समझता हूँ he will fail in his economic war, and China will succeed, and the world will be split into at least 2 or 3 different powers. The China, Russia, and America. I think Europe will not be a power. मैं तो समझता हूँ नेटो ही नहीं रहेगा, मैं तो समझता हूँ कि EU नहीं रहेगा इन द नेक्स्ट 5-10 years, जिस किस्म के वहाँ स्प्लिटिज्म चल रही है। एंड सो आई थिंक द डेंजर ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर नहीं है। सब इसमें 27वीं अमेंडमेंट को लेकर बहुत सी सराहियाँ की जा रही हैं और हर एक का अपना माइंड है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आपने पिछले हफ्ते 27 अमेंडमेंट के बारे में बात करते हुए कहा था कि इससे शायद इमरान खान साहब के लिए कोई ओपनिंग है, या जैसे उनके लिए रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके, मसदूद हो चुके थे, तो कोई ना कोई जो थ्रेट है वो नहीं रहेगा। इसको कुछ इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि जैसे इमरान खान साहब के फ़ायदे की कोई बात इस 27 अमेंडमेंट की वजह से हो गई है। तो ऐसा ही आप कहना चाहते थे? नहीं, मैं आज देख रहा था आयशा कि कुछ लोग मेरा जो एनालिसिस था उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और सवाल ये कर रहे हैं कि लोगों से कि जी सेठी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का फ़ायदा हो जाएगा इससे, आने वाले दिनों में इमरान खान का फ़ायदा। अभी तो बिल्कुल ऐसी बात मैंने नहीं कही कि इमरान खान का फ़ायदा हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, बड़े सोच समझ के मैं बात करता हूँ, बारीकी होती है उसमें, कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा था कि एक खदशा ये भी होता है ना अंदर कि अगला जड़ा आएगा, जैसे मियाँ साहब ने आके निकाल दिया था किसी को, और अगला खान साहब अगर वापस आ गए, खुदा न ख्वास्ता, इस मुल्क में बहुत कुछ होता है, तो अगर वो आ गया तो उन्होंने गड़बड़ कर दे वो सारू, ठीक। मुशर्रफ के साथ हुआ था। तो चलो उस सिचुएशन को भी ख़त्म कर दिया जाए। मुश्किल हो जाएगा अब किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए फील्ड मार्शल को निकालना, ठीक है ना। ये इसमें यही तब्दीली आ गई है ना, पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ निकाल सकते, ये हुआ ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो डर था ना, जो भी चल रहा है, जैसे भुट्टो साहब का,
भुट्टो साहब जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, ज़ियाउल हक ने कहा था 90 दिन के बाद हम इलेक्शन करा देंगे। साहब को उस वक्त हिरासत में लिया हुआ था, फिर छोड़ दिया। फिर वो चले गए लड़काना और फिर वो चले गए मरी, कैनवस कर रहे थे। तारीख में थोड़ी सुना रहा हूँ लोगों को जिनको नहीं पता क्या हुआ था। तो उस वक्त ये समझते थे कि मैं करा लूँगा इलेक्शन 90 दिन में और ख़त्म हो जाएगी बात, मैं रहूँगा, भुट्टो इलेक्शन आ जाएगी, ये इलेक्शन रिट थी, ठीक हो जाएगा, ऑपोजिशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पर हुआ क्या, भुट्टो साहब जब लड़काने गए तो वहाँ उन्होंने कहा मैं आके टंग देंगा, तड़ी लगा दी। उस तड़ी, पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर तड़ी नहीं लगाता, तो खौफ फैल जाता है। हाँ। फिर मरी में जाके फिर उन्होंने ऐसी को बात की। तो आप सोचिए ज़ियाउल हक साहब क्या सोच रहे होंगे, ओ मारे गए, इन्हें तो आगे मैंने आर्टिकल 6 ला के मैंने फारग कर देना। तो फिर उस वक्त ये तबसरे शुरू हो गए कि या ये रहेगा या वो रहेगा। हाँ। तो अब सिचुएशन ये है कि खान साहब भी उसी किस्म के बातें वहाँ उनके बारे में भी होती रही हैं, हो रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद वो बातें ख़त्म हो जाएंगी कि वो आके कुछ कर सकते हैं अगर उन्होंने किसी स्टेज पे आना है या उनके लिए कोई रास्ता निकलता है। आज तो नहीं कोई निकलेगा ना, आज तो सूरत हाल बिल्कुल उनके खिलाफ जा रही है। मगर ये जो आइन के अंदर अमेंडमेंट्स हो गई हैं और सियासत आपकी मुल्क की बड़ी स्ट्रेंज फॉरवर्ड है कि अगर ऐसी सूरत हाल किसी स्टेज पे भी होती है कि खान साहब की वापसी होनी है, तो मैं समझता हूँ कि फिर खान साहब अगर गुस्सा भी है उनमें, इंतकाम लेने का भी जज्बा है, तो वो शायद फिर कर भी कुछ नहीं सकेंगे। उनके सामने आइन तो आ शायद जाएगा। उनके सामने आइन आ जाएगा और आइन उनको एक रास्ता दे देगा। चल यार वापस आ, कॉम्प्रोमाइज़ करके तो पावर में सेविंग दे देगा, आप पावर में आ जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा था, इसमें से लोगों ने निकाल के कहा कि जी वो ठीक कहता है इमरान वास्ते बड़ा अच्छा है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ हो सकता है कि इन टाइम टू कम दिस कुड बी द कॉम्प्रोमाइज टू ब्रिंग पॉलिटिक्स बैक इनटू प्ले। अभी तो पॉलिटिक्स खत्म होने जा रही थी, मगर हो सकता है फिर पॉलिटिक्स खुल जाए। ये कैसे हो सकता है कि इतनी पॉपुलर पार्टी जो है ये सारी उम्र के लिए बाहर रहेगी। भुट्टो साहब की पॉपुलर पार्टी थी ना कि 10 साल बाहर रही, फिर मोहतरमा आ गई ना, ठीक, और फिर बेनज़ीर भी बाहर रहे, फिर वापस आना पड़ा, तो बाहर रहे ना 10 साल, फिर आ गए ना, आ गए तो बीबी भी आ गई, फिर परवेज़ मुशर्रफ को ने ऑर्डिनेंस से तो सब कुछ हो गया, इस मुल्क में होता रहा है। तो आई थिंक इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना और जो ओरिजिनल जो था वो हकीकत में ओरिजिनल आइन को आर्टिकल 6 को फारग कर दिया था। उसकी अहमियत ही कोई नहीं रही थी आर्टिकल 6 की। वो एक एनीवे चले, अच्छा हो गया। ये दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। असर उनमें उस तशरीह उसकी और तरह से कर दी गई, लेकिन आप किसी और एंगल से देख रहे थे और आप बिल बईद का एक नक्शा सामने रख रहे थे कि इस अमेंडमेंट से ये वाला पहलू भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्टेज पे काम आ सकता है या ना है। हाँ, लेकिन ये जो बनाया गया है, ये किया गया है, ये इसलिए नहीं किया गया, ये और इसके वजूहात हैं। हाँ। मगर इसके फिर और कॉन्सिक्वेंसेस भी निकलते हैं। जाहिर है फिर बहुत से पहलू आने वाले दिनों में कारफरमा भी होंगे और यही हमने देखा है माजी में भी जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो बाद में क्या शक्ल इख्तियार कर गई हैं फिर